विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो इसमें विद्यार्थियों अपने को क्या पढ़ना है, कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं विद्यार्थियों, उन्हें हमें सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय हैं तो कैसे। तो विद्यार्थियों इसमें हमें क्या करना होगा, अपरिमेय संख्याओं का विरोधाभास लेना है, मतलब इसका उल्टा लेकर के हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपरिमेय को हम परिमेय मानते हुए चरणबद्ध तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो विद्यार्थियों आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। ओके, कंप्लीट देखें विद्यार्थियों, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट से भरा पूरा क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि करणी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसे लिख देता हूं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को हमने क्या मान लिया विद्यार्थियों, परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, इस तरह से लिख करके और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कंडीशन। तो कंडीशन क्या कहता है विद्यार्थियों, परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में दिखाना है। तो लिख देते हैं इसे करणी 5 बराबर क्या, P/Q, इस तरह से, जहां Q बराबर किसी भी दशा में 0 नहीं होगा विद्यार्थियों। और P और Q क्या है, तो लिख देता हूं यहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ओके, अब जब कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा विद्यार्थियों, मतलब P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको अपन दे देते हैं विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्ग कर दें इसका, तो ये करणी 5 √5 का होल स्क्वायर बराबर क्या, P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसके स्क्वायर से इसकी करणी कैंसिल हो जाएगी विद्यार्थियों। या तो आप ये कह दें या तो ये कहें कि करणी 5 का करणी 5 से जो गुणनफल होगा वो 5 प्राप्त होगा। ओके, इस प्रकार से इधर P का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर, मतलब ये घातांक P के लिए और Q के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा P² बटे Q², इस तरह से। यहाँ पे इसका गुणा करा ले तो Q² का इस 5 से कह दे, या तो ये कहे कि 5 का Q² के गुणांक से कैंची गुणा करा दे विद्यार्थियों, ऐसा समझिए आप। तो Q² का 5 से गुणा तो ये आ जाएगा कितना, 5Q²। एक का P² से तो ये P² हो जाएगा, एक एकम एक इसके गुणांक से, जिसे शो कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से विद्यार्थियों पक्षांतरण हो जाएगा। तो जो Q² का जो गुणांक है विद्यार्थियों वो गुणा में है तो किसमें हो जाएगा, भाग में। यहां से लिख देते हैं विद्यार्थियों, तो क्या आ जाएगा अभी, Q² बराबर P² बटे 5, इस तरह से। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 से स्पष्ट है विद्यार्थियों कि P² 5 से विभाज्य है। तो लिख दो इस चीज को, चूंकि P² 5 से विभाज्य है, मतलब कट रहा है। ये कौन बता रहा है, समीकरण 2। तो इसलिए P भी 5 से कटेगा। ठीक है, और यहां पर इसको एक आप नंबरिंग दे दें समीकरण की ही तरह, तो समीकरण 3, चूंकि हमको स्पष्टीकरण देना होता है आगे। तो जब विद्यार्थियों P 5 से कटेगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। माना वो भागफल क्या है विद्यार्थियों, m ले लेते हैं अपन। तो लिख दे इसी चीज को, P/5 बराबर क्या, m।
मतलब P 5 से कटेगा। जो यहाँ पे कथन लिख रहे हैं आप कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, कटेगा। तो P जब 5 से कटेगा तो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। ओके, जो कि क्या हमने ले लिया है, m ले लिया है। अब यहां से 5 का गुणा यहाँ पे m के गुणांक से करा लें तो P बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा m। P के इस मान को आपको समीकरण 2 में रख देना है, तो लिख दें आगे। P के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, क्यू स्क्वायर बराबर P का मान रखें तो P का मान कितना आया है, 5m, और बटे में क्या है, 5। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर लगा दें। इस तरह से आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 लिख दूं, और m स्क्वायर है तो m को स्क्वायर के रूप में दिखा देते हैं। बटे में क्या, 5। एक 5 से एक 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या, 5m स्क्वायर। यहां से लिख देते हैं विद्यार्थियों। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया विद्यार्थियों, 5m स्क्वायर। लिख देता हूं इसे इस तरह से। अब ये गुणांक में है तो क्या भाग में आएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे क्या, 5 बराबर क्या, m स्क्वायर। या करके इसे हम उधर जाने देते हैं, तो या m स्क्वायर बराबर क्या, क्यू स्क्वायर बटे 5। इस तरह से इसको दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन बताएंगे विद्यार्थियों कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, ये देख रहे हैं ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा या कटेगा। Q भी 5 से कटेगा, ठीक है। इसको अपन दे देते हैं एक कथन, या कि कहे तो समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दे विद्यार्थियों कि ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, तो समीकरण 3 और 4 से एक बात स्पष्ट हो रहा है विद्यार्थियों, क्या, कि P 5 से विभाज्य होगा और यहाँ Q भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस कथन का विरोध कर रहा है विद्यार्थियों। यहाँ पे आपने कहा है कि P और Q एक पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस कथन का जो ये विरोधाभास दे रहा है विद्यार्थियों, मैं लिख देता हूं क्या यहाँ पे, कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, ऐसा लिख दें, 5 भी है। लेकिन ये कहां से स्पष्ट हुआ, समीकरण 3 और 4 से। और ये इस कथन का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये विरोधाभास विद्यार्थियों, लिख देते हैं इस लाइन को, लेकिन ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है विद्यार्थियों। विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, गलत मान्यता की करणी 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। ये लिख करके आप सीधा बता देंगे, अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो लिख देंगे, अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये लिख देना है और प्रश्न को कंप्लीट कर देना है विद्यार्थियों। ओके, तो सिंपल सा है ये पूरा। आपको यहां से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं।
आप इसको परिमेय मान लेंगे, परिमेय मान करके आगे बढ़ जाएंगे, सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे एक आपको कथन लिख देना है कि P और Q का जो सार्व गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो केवल 1 है। इसके बाद आप इसको वर्ग करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, कटेगा। ठीक है, इसके बाद इसी बात को अपन यहाँ पे लिख देंगे कि P 5 से कटेगा तो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि m है। तो P बराबर हमने 5m प्राप्त कर लिया। इस मान को आपने समीकरण 2 में P के स्थान पर रखा, सॉल्व किया विद्यार्थियों हमने, तो क्या मिला हमें कि Q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। ओके, तो फिर हमने यहाँ पे बताया विद्यार्थियों कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट हो रहा है कि P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, जो कि इस कथन का क्या कर रहा है, विरोध, कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि हमने करणी 5 को, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, अतः स्पष्ट है विद्यार्थियों कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। होगा नहीं विद्यार्थियों, है। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख लिया है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम सवाल है विद्यार्थियों, विरोधाभास लेंगे। तो अपरिमेय को हम क्या मान लेंगे, परिमेय। तो लिख देते हैं कि माना 3 + 2 करणी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये लिख देंगे यहाँ पे। तो अपरिमेय को परिमेय मान करके आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, और ये विधि कहलाती है क्या, विरोधाभास विधि। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे क्या, यहाँ पर 3 धन 2 करणी 5 बराबर का क्या विद्यार्थियों, P/Q। क्यों लिखा, क्योंकि आपने कह दिया ना परिमेय, तो परिमेय है तो P/Q के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे इसको दे देंगे क्या, समीकरण 1, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, Q बराबर नहीं है 0। ये जरूर आपको बताना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देनी है कि P और Q क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकती है विद्यार्थियों, पूर्णांक संख्या है। ओके, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, बता देना है, और Q बराबर नहीं है 0। अब आपको क्या, यहाँ से समीकरण 1 में आप थोड़ा सा 3 और 2 का पक्षांतरण करके करणी 5 को परिमेय के रूप में बताएंगे, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां से लिखेंगे 2 करणी 5 बराबर, एक बार 3 का पक्षांतरण कर दें इधर P/Q लिख करके, तो ये प्लस में है तो किसमें, माइनस में जाएगा। ओके, फिर अगले स्टेप में आप 2 का भी पक्षांतरण कर दें, तो करणी 5 बराबर क्या विद्यार्थियों, P/Q, ये -3, और ये गुणा में है विद्यार्थियों, तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, इस तरह से। ओके, आगे विद्यार्थियों आपको इसका दूसरा रूप भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें इसको। तो क्या, करणी 5 बराबर, ये 2 बटे में है तो इसको हम 1/2 के रूप में गुणा में लिख देंगे। तो इस तरह से लिख देंगे 1/2 गुणे P/Q -3, इस तरह से। ओके विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पे बताएंगे क्या, कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना, जब ये पूर्णांक संख्याएं हैं विद्यार्थियों, तो आपको P और Q की जगह पर कोई पूर्णांक संख्या रख करके इसे जब सॉल्व करेंगे, तो आपको इधर जो राइट पार्ट है समीकरण का, जो दाहिना पक्ष है, वहां पे आपको एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। जब इधर परिमेय संख्या होगा विद्यार्थियों, तो करणी 5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में बताई जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना,
और जब ये परिमेय होगी विद्यार्थियों, तो इसके सामने वाला जो बराबर में इधर लेफ्ट में है करणी 5, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। तो इसलिए एक बार और लिखेंगे और बताएंगे, इसलिए करणी 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। लेकिन एक बात बताएं विद्यार्थियों, लेकिन इससे इस बात का विरोधाभास हो रहा है विद्यार्थियों कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि हमने 3 धन 2 करणी 5 को परिमेय माना है। 3 धन 2 करणी 5 को परिमेय माना, यही हमारी गलत कल्पना है विद्यार्थियों, परिमेय संख्या माना है। ठीक है ना। ये लिखने के बाद आप अतः करके लिख देंगे, अतः 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये आपको भाषा यहां पर थोड़ी सी जटिल है विद्यार्थियों, लेकिन क्या करें, लिखना पड़ेगा आपको। ओके। यदि इस प्रश्न में आपको भाषा का ही विशेष महत्व है। ओके। बाकी तो संक्रिया बहुत छोटी सी है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन करने के बाद अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बता दूं 3 प्रश्न है, जिसमें से मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न लिख लिया है, इसे भी हमें सिद्ध करना है विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है विद्यार्थियों कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, मतलब यहाँ पे 3 संख्याएं, 3 में से हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 1 बटा करणी 2, इसे भी हमें क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन कैसे। तो चलिए इसके हम विरोधाभास ले लें। तो लिख देंगे विद्यार्थियों कि माना 1 बटा करणी 2, 1 बटा करणी 2 एक क्या है, सेम सवाल है विद्यार्थियों, ये एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय को हम परिमेय मान लिए। ठीक है। ये सेम पहले सवाल की ही तरह है। ठीक है। ये कर लेने के बाद अपन इसको लिखे क्या, परिमेय के रूप में से दिखा देंगे। तो ये आ जाएगा क्या, P बटा Q, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, जब ये परिमेय है तो इसलिए ये। ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि P और Q क्या है विद्यार्थियों, P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। ओके। पूर्णांक संख्याएं हैं और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होगी। कोई अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। ये आपको बता देना है, मतलब P और Q का केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये एक। ठीक है ना। ओके। आगे चलें। तो अब हम यहाँ पे दे दें इसको समीकरण 1। एक बात और यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q बराबर किसी भी दशा में 0 नहीं होगा। अब हम यहाँ पे विद्यार्थियों समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर लें, वर्ग कर लें। ऐसा क्यों करते हैं हम, यहाँ से करणी को रिप्लेस करने के लिए विद्यार्थियों, यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 बटा करणी 2 बराबर P बटा Q का वर्ग। इस तरह से इसे आप दिखा दें, लिख दें वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, और करणी 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 2 आ जाएगी। बराबर में P का वर्ग
तो ये, और Q का वर्ग तो ये इस तरह से। ओके, अब आपको यहाँ पे कैंची गुणा करा देना है। क्या करा देना है? कैंची गुणा। क्यू स्क्वायर का 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा क्या? क्यू स्क्वायर, और इस 2 का पी स्क्वायर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से विद्यार्थियों आप देखें तो 2 गुणांक में तो भाग में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2 बराबर में क्या? पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बदल के लिख सकते हैं, तो या पी स्क्वायर बराबर क्या? क्यू स्क्वायर बटे 2। ये लाइन आपको लिख देना है। इसके बाद आप बताएंगे विद्यार्थियों कि क्यू स्क्वायर, इसको एक समीकरण नंबर भी दे दे चूंकि इसकी जरूरत पड़ती है हमको, समीकरण नंबर 2। तो क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है विद्यार्थियों? 2 से, तो लिख दे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो विभाज्यता का जो आधारभूत सिद्धांत है विद्यार्थियों वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटे तो वो संख्या भी उसी संख्या से कट जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है विद्यार्थियों। ओके, नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे, और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे बताना है कि क्यू 2 से विभाज्य होगा तो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों। तो लिख दें क्यू बटा 2, ये विभाजन का सूत्र है, विभाजन लगा दिया हमने, तो क्या मिल गया? मान लेते हैं m प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 का गुणा इधर करा दें तो q बराबर क्या हो जाएगा? 2 एक कम 2 और ये आ जाएगा m, मतलब m के गुणांक से 2 का गुणा हो गया। अब q के इस मान को आपको समीकरण 2 में रख देना है। एक चीज मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, यहाँ पे आप इसको एक समीकरण नंबर दे दीजिए चूंकि इसका स्पष्टीकरण में जरूरत पड़ता है। विद्यार्थियों पी स्क्वायर बराबर क्यू के जगह में 2m रख दें तो 2m और बटे में क्या? 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना ना भूलें। एक चीज विद्यार्थियों बता दूं, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 2m को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? P बराबर कितना? P बराबर क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों? 2 एक कम, यहाँ पे 1 है तो 2 एक कम 2 और m का m से गुणा तो m स्क्वायर, इस तरह से आ गया P बराबर कितना? 2m स्क्वायर। विद्यार्थियों यहाँ से आपको ये वाली जो राशि है इसको इसके नीचे ही लिखना है विद्यार्थियों। ओके, आगे बढ़ाएं इसको तो क्या हो जाएगा? ये P स्क्वायर है ना, तो P स्क्वायर लिखते हैं इस तरह से, और गुणे में 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? m स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर हम क्या देख रहे हैं? P स्क्वायर बटे 2, या करके आप इसे लिख दें तो यह हो जाएगा कितना? m स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, मतलब इसको हमने इधर ले लिया, दाएं वाले को बाएं पक्ष में और बाएं वाले को दाएं पक्ष में। तो यहाँ पे आप ध्यान दें यदि विद्यार्थियों, तो ये दिख रहा है कि P स्क्वायर 2 से कट रहा है तो P भी 2 से कटेगा। ओके, तो ये विभाज्यता का नियम कहता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? कि चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से P स्क्वायर 2 से कट रहा है या विभाज्य है। ठीक है ना, तो ये लिखने के बाद आप लिख देंगे इसलिए P भी 2 से कटेगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, P भी 2 से विभाज्य होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है और इसको दे देना है एक समीकरण नंबर, और वो है आपका समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे आप ध्यान दें विद्यार्थियों कि समीकरण 3 में क्या कह रहा है कि Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, मतलब Q 2 से कट रहा है। यहाँ पे समीकरण 4 क्या बता रहा है कि P भी 2 से कटेगा, P भी 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 लिखना है, P भी 2 से कटेगा ये बता रहा है ना, तो P भी 2 से कटेगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 समीकरण 4 से स्पष्ट है, 4 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई? स्पष्ट है कि एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड या भाजक
दो भी है, गुणनखंड क्या है, दो भी है। जो इस बात का विरोध करता है विद्यार्थियों, जो इस कथन का विरोध करता है, विरोध उत्पन्न करता है, ऐसा लिख दें, इस बात का विरोध उत्पन्न करता है कि P और Q का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। P और Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है ना, ये लाइन आपको यहां पे लिख देनी है। दो का आ जाना विद्यार्थियों यहां पे एक का विरोध है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो कि हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से क्या स्पष्ट हो गया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। यहां से देखें तो ये P 2 से कट रहा है, ये समीकरण 4 में, और समीकरण 3 में हमने देखा कि Q भी 2 से कट रहा है। लेकिन आप थोड़ा पीछे आए तो यहाँ पे ध्यान दें तो क्या लिखा है हमने कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से P और Q नहीं विभाज्य होगा। ओके, लेकिन ये ऐसा क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ से 2 से कट रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 से कटेगा। ये दोनों एक बात का क्या है, विरोधाभास है। लेकिन यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिया है। ओके, तो विद्यार्थियों यहां तक लिखने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे ही कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसी लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। ओके, ये लिखने के बाद उत्पन्न हुआ है, जो कि हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिया है। ठीक है, अब अतः करके लिख देंगे कि अतः 1/2 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लिख करके आपको इस प्रश्न को कंप्लीट कर देना है। ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इसको आप मेरे साथ लिखते जाया करें विद्यार्थियों। मैंने बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है विद्यार्थियों। ओके, इसमें थोड़ा सा भाषा आपको लिखना ही पड़ता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें गणितीय संक्रियाएं कम, भाषा थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को भी विरोधाभास विधि के द्वारा सॉल्व कर लिया है। चलिए, इसके बाद हम चलेंगे इसके अगले क्रमांक पर। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने दूसरा प्रश्न भी लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या है, 7 करणी 5। तो सीधा हम इसको हल कर देते हैं विद्यार्थियों। तो लिखेंगे, माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय संख्या मानते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है विद्यार्थियों, तो हम इसे P/Q के रूप में दिखाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 7 करणी 5 बराबर क्या, P/Q, इस तरह से, जहां Q बराबर नहीं होगा 0, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो लिख दूं इसको, P और Q, यहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये आपको भी लिख देना है। ओके, इस तरह से ये करने के बाद आपको 7 का पक्षांतरण करा देना है। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा क्या, करणी 5 बराबर क्या, P/Q, और 7 गुणांक में है विद्यार्थियों, तो भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में। लेकिन हम इसे गुणा के रूप में दिखाएंगे, किस रूप में,
गुणा के रूप में दिखाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1/7 गुणे P बटा Q, इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पे आपको यह भाग में तो जाएगा, लेकिन भाग में जाने के बाद ये 1/7 के रूप में गुणा के रूप में आ जाएगा। कैसे आएगा थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो P बटा Q बटे 7, तो यहाँ पे हम बटे 1 कर ले तो ये चौथा पद हो जाएगा। तो चौथा पद जाएगा पहले पद में, और जो तीसरा पद है वो जाएगा कहाँ, दूसरे पद में। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, P बटा Q, 1 को ऊपर और बटे में क्या, यहाँ पे इसी बटे के नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझना है ये चीजें। तो आगे बढ़े विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हो जाए क्या, करणी 5 बराबर 1/7 P बटा Q, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, आप क्या करना है, आपको लिख देना है इसके बारे में कि चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए 1/7 इंटू P बटा Q, 1/7 इंटू P बटा Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये लिख देना है आपको। ओके। जब ये परिमेय संख्या होगी विद्यार्थियों 1/7 इंटू P बटा Q, तो इसका ये जो अपना ये करणी 5 है, ये भी क्या होगा, ये भी चूंकि इसके बराबर है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, परिमेय हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए करणी 5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। क्यों होगी परिमेय संख्या सर, चूंकि 1/7 गुणे P बटा Q के बराबर है ये करणी 5। ओके, इसलिए हम इसको भी परिमेय संख्या बताएंगे। लेकिन इससे इस बात का विरोध हो रहा है विद्यार्थियों, लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अभी हमने ऊपर क्या इसको परिमेय सिद्ध कर लिया, जबकि इस बात का विरोध हो रहा है विद्यार्थियों कि करणी 5 क्या है, हम इसको परिमेय सिद्ध कर रहे हैं। इससे इस बात का विरोध तो होगा ही कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो सिद्ध कर रहे हैं करणी 5 को परिमेय संख्या, ये इसलिए सिद्ध कर रहे हैं चूंकि आपने 7 करणी 5 को क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया है। ओके, अन्यथा ये स्थिति ना आती, संशय की स्थिति में हम नहीं होते कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या भी है कि नहीं। ठीक है ना। तो आगे लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखने के बाद आपको लिखना है, अतः 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्पष्ट रूप से, अतः स्पष्ट रूप से 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख करके आपको प्रश्न को पूरा कर देना है, कंप्लीट करना है। चलिए जल्दी से इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये सवाल भी पिछले प्रश्नों की ही तरह है। ओके विद्यार्थियों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर। ठीक है, तो लिख ले इसको भी हल। मैं बार बार कह रहा हूं ये विरोधाभास विधि है, तो परिमेय को हम सीधा परिमेय मान ले। ओके, तो लिखेंगे क्या कि माना 6 धन करणी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये लिख लेना है विद्यार्थियों इस प्रश्न में। ओके, और इसके बाद आपको परिमेय के रूप में दिखा भी देना है। तो लिखेंगे 6 करणी 2 बराबर क्या, P बटा Q। अब यहाँ पे सीधा एक बात तो जरूर हर प्रश्न में जरूरी है कि Q जो है 0 नहीं हो सकता विद्यार्थियों। ठीक है, और यहां से अब 6 का पक्षांतरण कर दें, तो करणी 2 बराबर क्या, P बटा Q माइनस का
6, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों कि चूंकि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और जब ये पूर्णांक है विद्यार्थियों, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर का संख्या क्या मिल जाएगा? परिमेय मिल जाएगा। और जब ये परिमेय होगा तो बराबर में इधर करनी दो भी बैठा है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना? तो लेकिन ये परिमेय क्यों हुआ विद्यार्थियों? चूंकि हमने गलत कल्पना कर लिया है, हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिया है, इसलिए ये क्या आ रहा है? ये भी परिमेय हो रहा है। तो चलिए आगे लिख देते हैं कि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ओके, और जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी परिमेय हो जाएगी। एक बार और इसलिए लिख लेंगे, तो इसलिए क्या करणी 2 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये आपको यहां पर भी बता देना है पिछले प्रश्नों की तरह। ओके, लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमने करणी 2 को एक परिमेय माना है, इससे इस बात का क्या हो रहा है? संशय हो गया, डाउट हो गया, हमको एक विरोधाभास हो गया विद्यार्थियों प्रश्न में कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या भी है कि नहीं। ठीक है ना? तो चलिए इस कथन को लिख देते हैं। इस कथन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता है कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है विद्यार्थियों कि करणी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है विद्यार्थियों। लेकिन ये हमारी गलत कल्पना के कारण, जो कि हमने एक संख्या है जो कि अपरिमेय है, उसे हमने परिमेय मान लिया है, इसलिए यहाँ पे ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या भी है कि नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे लेकिन यह विरोधाभास, यह विरोध की जो आभास है विद्यार्थियों, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना की 6 धन करणी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? ये जो विरोधाभास विद्यार्थियों, वो हमारी गलत कल्पना कि 6 धन करणी 2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है? अतः स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों, स्पष्ट रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं विद्यार्थियों कि 6 धन करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दो इसी लाइन को, अतः स्पष्ट रूप से 6 धन करणी 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, इसको आपको लिख देना है। इस तरह से लिख करके आपको इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लेना है विद्यार्थियों। ठीक है? तो विद्यार्थियों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यदि कोई डाउट रह जाता है विद्यार्थियों तो आप मुझे चैट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। और आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है विद्यार्थियों तो इसे अपने सभी दोस्तों तक, सभी साथियों मित्रों तक साझा करें, शेयर करें। नए आए हैं विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।